अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट हमने रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। ह हम पढ़ रहे हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर हमने पढ़ा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, सिस्टमैटिक वे है रिक्वायरमेंट गैदर करने का। क्योंकि रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम की वजह से सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा फेलियर हो रहा था। तो हमने कहा हम रिक्वायरमेंट में इंसेप्शन करते हैं। इंसेप्शन की स्टेज पे हम सेट ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं और उनसे हाउ नाउ डोमेन नॉलेज और स्टेक होल्डर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें करनी है। उसके बाद हम एलिस्टेशन डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी कि एलिस्टेशन की टेक्निक्स होती हैं। हम डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट एलिस्टेशन टेक्निक्स यूज करते हुए हम रिक्वायरमेंट एलिसिट कर लेते हैं। फिर उसके बाद एलेबोरेट करते हैं। एलेबोरेट में क्या है, हम एनालिसिस कर रहे होते हैं उन रिक्वायरमेंट का जो हम एलिसिट करके लेके आए हैं। एनालिसिस करने में हम डिफरेंट तरह के एनालिसिस मॉडल्स बनाते हैं, जैसे जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस भी किया जाता है और स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में हम क्लास बेस्ड मॉडलिंग करते हैं, यूज केस डायग्राम्स आप बनाते हैं, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग और उसके अलावा आप स्टेट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं और स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर आप डाटा फ्लो डायग्राम्स बनाते हैं। ये देखा। देन हम आगे आए निगोशिएशन स्टेज पे। अब हमने ये एनालिसिस करने के बाद जब हमें फाइंड आउट कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई, कुछ कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ रिक्वायरमेंट्स में प्रॉब्लम्स थे, तो हमने एक मीटिंग कंडक्ट की जिसमें हमने स्टेक होल्डर्स को बुलाया और हम एक मीटिंग के अंदर डिसाइड किया कि ये रिक्वायरमेंट्स के इश्यूज हैं। कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया, प्रायोरिटाइज किया रिक्वायरमेंट्स को, कंसेंसस पे आ गए। या तो रिक्वायरमेंट्स को डिलीट कर दिया या मॉडिफाई कर लिया या फिर री इलिसिट गया, एक कंसेंसस पे आ गए। निगोशिएट करने के बाद आपने स्पेसिफिकेशन की स्टेज आई। स्पेसिफिकेशन की स्टेज पे हमने क्या किया, हमने इसका मतलब है कि हम रिक्वायरमेंट को राइट डाउन कर लेते हैं अपने किसी टेम्पलेट में। वो टेम्पलेट या तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है या फिर आप स्टैंडर्ड जो आप यूटिलाइज कर रहे हो, या फिर IEEE का स्टैंडर्ड जो हम एज ए स्टूडेंट यूटिलाइज करेंगे। तो IEEE का स्टैंडर्ड में आपने उन रिक्वायरमेंट्स को लिख लिया प्रॉपर वे में। इसमें हमने मेनली फोकस किया स्पेसिफाइंग फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे। फंक्शनल बाकी पार्ट्स तो मैंने कहा कि फॉर्मेट के आप ऐड कर लेते हो। लास्ट में एक अपेंडिक्स होता है जिसके अंदर आप ये सारे एनालिसिस मॉडल्स जो अपनाते हो, डायग्राम्स वो ऐड कर देते हो। और ये जो चीज होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उनको लिखने में हमने कहा कि मेनली क्योंकि ज़्यादा फ़ोकस उन्हीं पे किया जाता है, तो वो उसमें हमने कहा कि लैंग्वेज का ऐसी यूज़ करनी है जिसकी मल्टीपल मीनिंग्स ना हो। आपकी एक एसआरएस की हमने देखा कि कौन-सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एसआरएस में रिक्वायरमेंट्स को कंसिस्टेंट होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, वेरिफाइएबल होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब जब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई किया जाता है, तो उसमें थोड़े इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि वो मेनली कस्टमर की तरफ से नहीं आती। कस्टमर नहीं बताता तो एक्सप्लिसिट वे में नहीं बता रहा होता। उसमें आपको ड्राइव करना पड़ता है रिक्वायरमेंट्स को। वैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट में जैसे यूजर स्टोरीज की फॉर्म में बताता है। अगर यूजर ने एक स्टोरी दी है तो उस स्टोरी में से आप ड्राइव कर रहे होते हो R1, R2, R3, ये इसमें से रिक्वायरमेंट निकल रही। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आप जो क्लाइंट के, जो कस्टमर के कंसर्न्स होते हैं, आप उनसे ड्राइव कर लेते हो। इसमें हमने गोल बेस्ड डेरिवेशन और कंसर्न से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ड्राइव करने का वे पड़ा, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कैसे टेस्टेबल बनाया जा सकता है, ये चीज़ देखी, इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और हमने कौन से मेजर, कौन से मैट्रिक्स यूज किए जा सकते हैं डिफरेंट तरह की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को टेस्टेबल बनाने के लिए, लाइक हमने परफॉर्मेंस, यूजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, इस सब के लिए डिफरेंट तरह के मैट्रिक्स का पढ़ा। उसके बाद कौन सी तरह के जैसे सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम के लिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की चेकलिस्ट देखी स्पेसिफिकेशन में। उसके बाद आगे आप आते हैं वैलिडेशन पे।
जब हमने ये सारा काम कर लिया, रिक्वायरमेंट्स को हमने प्रॉपर वे में लिख लिया, हमने सारी चीज़ें कर ली, नेगोशिएट भी कर लिया, प्रायोरिटाइज़ भी कर लिया, टेम्पलेट में ऐड कर लिया, तो उसके बाद हम रिव्यू कंडक्ट करते हैं। ताकि उस डॉक्यूमेंट को पहले रिव्यू किया जाता है। एक तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। उसके बाद हम एक टीम बनाते हैं, हम उसको वो डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं। फिर एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं। अब वो टीम उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के आती है, उसमें जो-जो प्रॉब्लम्स उसे लगते हैं, वो प्रॉब्लम आके उस मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं, रिव्यू मीटिंग में। उस रिव्यू मीटिंग में ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स और जो आपका टेसिट नॉलेज होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और जो एसआरएस होती है, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा जाता है। और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं। फिर उन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट जो एक्शन लेने हैं वो भी डिसाइड कर लिए जाते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया रिक्वायरमेंट के रिलेटेड सारा काम टोटली। तो लास्ट पे एक चीज आती है, हमने हमेशा कहा कि रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो चेंज बहुत ज्यादा होती हैं। सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट की चेंज होना बहुत ज्यादा। हमने रिक्वायरमेंट के रिलेटेड सारी चीजें पढ़ ली। कैसे करना है हमने, इंसेप्शन कैसे करनी है, हमने एलिसिट कैसे करनी है, निगोशिएट कैसे करना है, प्रियोरिटाइज कैसे करना है, वैलिडेट कैसे करना है, लिखना कैसे है, ये सारी चीजों में हमने पढ़ ली। डिफरेंट टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स कौन से यूज करने हैं। लेकिन अगर कोई चेंज आता है तो उस चेंज को हमने कैसे एंटरटेन करना है। मीन टू से एक चेंज रिक्वेस्ट आई है तो आपने रिक्वेस्ट कैसे लेनी है। अब हर चीज का हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, क्या कौन से टूल यूज किए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है। अब अगर चेंज आया है तो चेंज को कैसे एंटरटेन करना है, कैसे रिक्वेस्ट। हाँ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि चेंज को एक्सेप्ट कर सके। प्रॉपर वे होना चाहिए। अगर किसी क्लाइंट ने कुछ चेंज करना है तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्म रख दिया है। जैसे मैं कहती हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने लीव अप्लाई करना है तो मुझे एक फॉर्म फिल करना होगा और उस पे साइन लेने हैं और देन मैं एचआर को सबमिट करवाना है। एक प्रोसेस है ना। इसी तरह अगर चेंज करना है सॉफ्टवेयर में तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक फॉर्म रखा हुआ है, वो फॉर्म फिल करके आपने सबमिट करवाना है, तो फिर चेंज को आगे वो फ्लो किया जाएगा। अब यहाँ पे चेंज अगर आया है तो कैसे एंटरटेन करना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, किस तरह का मैकेनिज्म होता है, चेंज को कैसे एनालाइज किया जाता है, ये वाला सारा प्रोसेस जो है वो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। वो था रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में आता है। ये थ्रू आउट द लाइफ साइकिल चलती रहती है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट वाला जो प्रोसेस है, बाकी सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। अब जब जो कोई चेंज आता है तो हमने लास्ट लेक्चर एक दो लेक्चर से रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें हमने देखा कि रिक्वायरमेंट में चेंज मैनेजमेंट होती क्या है, चेंजेस को हैंडल करना होता है, उसके लिए डिफरेंट केस टूल्स यूज किए जा सकते हैं। आप अपना पर्सनल केस टूल भी बना सकते हो। उस केस टूल के अंदर क्या मेनली डेटाबेस होती है और चेंज मैनेजमेंट होता है, ट्रेसेबिलिटी होती है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स की डिपेंडेंसी दिखाई जाती है। जेनेरिक टूल यूटिलाइज किया जा सकता है। स्टेबल और वोलेटाइल रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। कुछ रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं जिनमें चेंज होने के चांसेस कम होते हैं, वो स्टेबल हम आर्किटेक्चर मेनली वो आर्किटेक्चर के रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती हैं जो बेस आपकी बनाती है। वोलेटाइल रिक्वायरमेंट वो होती हैं जो चेंज होती जिनमें चेंज आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वो वोलेटाइल रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे वोलेटिलिटी आपने एक वर्ड बार बार सुनेंगे, डिफरेंट पेपर्स होंगे, आर्टिकल्स होंगे। इवन मैंने आपको भी वोलेटाइल रिक्वायरमेंट्स पे एक पेपर पढ़ने के लिए दिया था, जो हमारी सेकंड असाइनमेंट थी आई थिंक। तो वोलेटाइल रिक्वायरमेंट एक रिसर्च फील्ड है जिसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आती हैं। तो चेंजेस आती क्यों हैं, किस रीजन से आती हैं, कब किस स्टेज पे आती हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, किस टाइप के चेंज के किस टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ये सारी चीजें रिसर्च के अंदर की जाती हैं। मेरा जो अपनी रिसर्च है उस फील्ड में भी वो चेंजेस का इम्पैक्ट है। कि अगर किसी भी स्टेज पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होता है, जैसे रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, किसी भी स्टेज पे अगर कोई चेंज आता है तो उस चेंज को कैसे एंटरटेन किया जाता है थ्रू आउट दी। अगर उस चेंज को किस रीजन से आता है तो उस रीजन की वजह से उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं उस चेंज के अंदर। प्रोजेक्ट के
कॉस्ट पे, प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल पे, वो सारी चीज़ों में क्या ये चीज़ें उसके कॉन्सिक्वेंस को एक किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पे पर्टिकुलर रीजन की वजह से चेंज आने से उससे प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल पे, टाइम पे, कॉस्ट पे, ये सारी चीजें के क्या इफेक्ट होंगे, इसको स्टडी किया जाता है। तो वोलेटिलिटी जो है उस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। आपके डिफरेंट पेपर्स होंगे, जैसे आपने पढ़ भी लिए हैं। तो जो हमारा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट है, ये मेनली डील कर रहा है वोलेटिलिटी के साथ, वोलेटाइल रिक्वायरमेंट्स में, रिक्वायरमेंट में जो चेंज आता है। चेंज की रीजंस क्या होती हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, और फिर हमने कहा कि हम चेंज के लिए डिफरेंट तरह के हम रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको सेव करने के लिए हम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और हम डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं। अगर वर्ड की फाइल हम एसआरएस के लिए, रिक्वायरमेंट को सेव करने के लिए वर्ड प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, तो उसके क्या बेनिफिट्स और क्या ड्रॉबैक्स हैं ये देखें। और अगर हम यूज कर रहे हैं डेटाबेस कोई, तो उसके क्या बेनिफिट्स और क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। आज के लेक्चर में भी हम रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का ही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि और इसमें क्या चीजें हैं। ये वाली डायग्राम मैंने बार बार आपको दिखाई है, आपने देखी होगी। इसमें क्या है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की हर फेज को बताया गया है। इससे आप अपना ट्रैक भी रख सकते हो कि आप अभी किस स्टेज पे हो। हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं और अभी हम इस स्टेज पे आ चुके हैं। आपको हर स्टेज की इनपुट्स क्या है, आउटपुट क्या है, हर स्टेज के अंदर प्रोसेसिंग क्या हो रही है, कौन से टूल कौन सी टेक्निक्स यूज हो रही हैं पर्टिकुलर स्टेज पे, कौन से टूल यूज हो रहे हैं, कौन सी टूल्स इनको बेनिफिट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेज पे, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। हमने रिक्वायरमेंट चेंज के रीजन लास्ट लेक्चर में किए थे। अब दोबारा से हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या था कि इंटरनल भी हो सकते हैं। एक मेनली मैंने डिस्कस किया, रिक्वायरमेंट चेंज जो है वो इंटरनल प्रोजेक्ट भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल जो होती है मेन आपकी टीम की तरफ से आती है। इंटरनल चेंज क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम रिक्वायरमेंट्स एलिसिट करके ले आए, हम रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे थे, या रिक्वायरमेंट में कन्फ्लिक्ट्स आ गए जब नेगोशिएट करने जाए, या किसी चीज जो इंटरनल एम्बिग्यूटीज थी, एम्बिग्यूअस रिक्वायरमेंट थी, हमने चेंज करनी थी, कंप्लीट नहीं थी, इनकम्प्लीट को हमने चेंज करना था। तो ये सारी चेंजेस जो होती है वो इंटरनल होती हैं, आपकी टीम की तरफ से होती हैं। कस्टमर की तरफ से हो सकती है, कस्टमर ने को पहले नॉलेज नहीं था, कस्टमर ने जब उसे थोड़ा सा बना यूज करके देखा, तो कस्टमर को पता चला कि वो ये चीज चाह रहा था, तो वो दोबारा से चेंज की रिक्वेस्ट दे देता है कस्टमर। ये एक्सटर्नल चेंज आता है कि कस्टमर की तरफ से। इंटरनल जो आपकी टीम की तरफ से होता है, कोई टेक्निकल कोई आपने इम्प्लीमेंट कोई सॉफ्टवेयर यूज करना था, कोई हार्डवेयर यूज करनी थी, कोई चीज यूज करनी थी जो आपको मिली नहीं है, या आपको चेंज करनी पड़ गई है, या मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, मार्केट में अगला वर्जन लॉन्च हो गया था, कोई इस तरह की जो चीजें उसके फैक्टर हाँ, या आपका कास्ट का इशू होता है, तो कास्ट के चेंज करने की वजह से आपको रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा कम करना पड़ जाता है, या थोड़ा सा वो आपको ऐड करना पड़ जाता है, तो रिक्वायरमेंट की डिफरेंट। क्या हमने पढ़ा कि जो चेंज होता है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। अब जो
अच्छा, चेंज जो होता है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल, हम यहाँ पे बात कर रहे थे। जो एक्सटर्नल चेंज होगा वो कस्टमर की तरफ से आएगा, जो इंटरनल चेंज होगा वो आपके टीम की तरफ से हो सकता है। अब और उसके अलावा कस्टमर की प्रायोरिटीज़ चेंज हो सकती हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर कोई चेंज हुआ है, तो वो उसकी वजह से आपके सॉफ्टवेयर में ये हम कह रहे हैं, मेनली हमने जस्ट ले लिया कि ये रीज़न हो सकती हैं। अब अगर हम इसके अंदर भी रिसर्च की जा सकती है, जैसे अब ये तो हमने ब्रॉड ब्रॉड टर्म्स में देखा कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कि ये चेंजेस इन रीज़न से हो सकती है। इसके अंदर किस वजह से होती है? जैसे मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था रिफैक्टरिंग, शायद आप लोगों को पढ़ाया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाया था या इस कोर्स में। रिफैक्टरिंग क्या होता है कि आपने एक दफा एक काम कर लिया, जैसे जल्दी जल्दी मैंने देना था काम, डेडलाइन थी, सुबह आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को फॉलो कर रहे हैं, आपकी डेडलाइन थी, कल आपने मीट करनी थी और आपने उसके लिए जल्दी से काम करके वो कर दिया है सेंड उसको आपने सेंड करना है, तो आपने फॉर एग्जांपल एक काम ना डबल लूप नेस्टेड लूप के थ्रू कर दिया है। अब वो नेस्टेड लूप कर लगाने से आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। क्यों? आपकी ज़्यादा स्पेस भी लगेगी, आपका एग्ज़ीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो आप उसके बाद क्या करते हो कि बाद में रिफैक्टर कर लेते हो। रिफैक्टरिंग का क्या मतलब है कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो आप चेंज करते हो, एक्सटर्नली फंक्शन सेम रहते हैं। वो पहले भी वही काम परफॉर्म कर रहा है, वही काम आपने करना है, लेकिन आप उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए उसकी इंटरनली रीअरेंज कर लेते हो। तो वो भी एक चेंज की टाइप है। इस तरह हम ये एक कुछ ब्रॉड टर्म्स हैं। अगर आप इसके अंदर रिसर्च करते हो, डीप डाउन जाते हो, डिफरेंट पेपर्स को पढ़ते हो, तो आपको यहाँ से डिटेल में पता चलता है कि चेंज की क्या-क्या रीजंस हो सकती हैं। उसके बाद हमने देखा कि वर्ड प्रोसेसर को भी आप सेव करने के लिए यूटिलाइज किया कर सकते हो। वर्ड प्रोसेस को अगर आप सेव करने के लिए यूटिलाइज करते हो तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। बेनिफिट ये होता है कि हाँ, एक जगह पे सारी डॉक्यूमेंट सेव होती हैं और कोई भी एक्सेस वो कर सकते हैं और फाइनल डॉक्यूमेंट भी वहीं से प्रोड्यूस हो जाती है। ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो डिपेंडेंसी को शो करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्रॉस रेफरेंसिंग कुछ जगह पे हो सकती है, लेकिन जब वर्जन्स न्यू आ जाते हैं, एक रिक्वायरमेंट्स का नया वर्जन आया, तो उसको एट अ टाइम एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करना मुश्किल होता है, लिंक क्रिएट करना मुश्किल होता है और आप नेविगेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप डेटाबेस को वो करते हो, अगर आप डेटाबेस में रिक्वायरमेंट्स को सेव कर रहे हो, तो उस केस में अगर हम ये वाली ऑप्शन ले लेते हैं कि हम वर्ड में सेव नहीं कर रहे, हम डेटाबेस बना रहे हैं, तो उस केस में क्या बेनिफिट्स और क्या नुकसान होते हैं? डेफिनेटली वो जो उसके डिसएडवांटेज थे कि नेविगेट करना इजी हो जाएगा, वो इसके बेनिफिट्स बन जाएंगे। वर्जन कंट्रोल मैनेजमेंट इजी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए उन लोगों के लिए जिनको इसे यूज यूज करना मुश्किल होगा, जिनके पास स्किल्स नहीं होंगे, जैसे आपकी जो एसआरएस है वो तो कस्टमर ने भी यूटिलाइज करनी है, वो आपकी टेस्टिंग टीम ने भी करनी है, आपकी डेवलपमेंट वाली टीम ने भी करनी है, डिजाइनिंग टीम ने, हर पर्सन चूज कर रहा है, हर स्टेक होल्डर उसके साथ चूज यूटिलाइज कर रहा है, तो उन लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा जो इसे यूज नहीं कर सकते होंगे। रिक्वायरमेंट डेटाबेस, जब आप डेटाबेस चूज कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट को डेटाबेस में सेव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए डिफरेंट, जब आपने डेटाबेस चूज करनी है, तो आपको डिफरेंट फैक्टर्स को माइंड में रखना पड़ता है। डिफरेंट तरह से, जैसे स्टेटमेंट, आपने क्या रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट सेव करनी है, मतलब जब आपकी रिक्वायरमेंट कम है, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक सॉफ्टवेयर है, मोस्टली आप लोग जिस तरह के अभी सॉफ्टवेयर के साथ डील कर रहे होते हो और जिस तरह के सॉफ्टवेयर अभी आप छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउस जैसे लोगों ने खुद से बना लिए होते हैं, तो वो उनमें रिक्वायरमेंट मैक्सिमम क्या होगी, 100 200 250 तक रिक्वायरमेंट्स अगर आपकी हैं, तो आप उसे स्टेटमेंट की फॉर्म में सेव कर लेते हो। तो वो है आपकी रिक्वायरमेंट्स, जहाँ आपका नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट जब बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए, तो आप सिंपल डेटाबेस यूज़ कर लेते हो। जब रिक्वायरमेंट का जैसे आपके पास 1000 रिक्वायरमेंट है, जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हो, आप कोई बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो जिसमें एक सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है जिसकी रिक्वायरमेंट्स मोर देन 1000 है। अब उसमें आप क्या डेटाबेस सर्वर चूज कर लो, और अगर आपकी टीम फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटेड है,
ग्लोबल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, शायद आपने टर्म सुनी हो, या ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्या होता है, आपकी जो आपका क्लाइंट है, अगर क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो जो कि मलेशिया में भी उसके क्लाइंट है, इंडिया में भी है, रशिया में भी है और पाकिस्तान में भी है, तो ये आपके क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप डिफरेंट टीम वहां पे जाते हो, डिफरेंट लोगों से रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट जगह से रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट क्लाइंट से, डिफरेंट ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट कलेक्ट कर रहे हो, तो उसमें आपको किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज करना है। आपने ऐसी डेटाबेस यूज करनी है जिसको आप मल्टी साइट से एक्सेस कर सको, रिमोट लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप की जो वो है आपकी अपनी टीम जो है, जो डेवलपमेंट टीम है, जो आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की टीम है, जो आप डेवलप कर रहे हो सॉफ्टवेयर, आपकी इंटरनल टीम जो है वो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए भी आपको डिफरेंट ऐसी डेटाबेस की जरूरत होगी जिसको आप एक्सेस कर सको। केस टूल अगर आपने यूज करना है, तो फिर आपने प्रेफर किया जाता है कि आप वो डेटाबेस यूज करो, डिफरेंट डेटाबेस अपने वो केस टूल के साथ अपनी जो केस टूल आपने यूज करना है उसकी डेटाबेस ही साथ अवेलेबल होती है, तो प्रेफर किया जाता है कि वही डेटाबेस यूटिलाइज किया जाए अगर आपने केस टूल यूज करना है। तो एग्जिस्टिंग डेटाबेस, अगर आपकी ऑलरेडी आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड, अपने प्रोसेस से, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा डेवलप है, उसने अपनी वो डेटाबेस मेंटेन की हुई है, तो आप उसी को यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये है कि डिफरेंट सिचुएशन में कौन सी आपकी डेटाबेस चूज करनी चाहिए। चेंज मैनेजमेंट क्या होती है? अब चेंज आया है, चेंज क्या है, रिक्वायरमेंट के अंदर आपका चेंज आना है। अब चेंज को कैसे मैनेज किया जाए? Change management is concerned with the procedure, processes, and standard which are used to manage changes to the system requirements. प्रोसीजर, प्रोसेसेस एंड स्टैंडर्ड, आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आना है, उसको उसके लिए प्रोसीजर, प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले बात की, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज, अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज होनी है, तो उसके लिए एक फॉर्म फिल किया जाता है। एक चेंज को इनिशिएट करने का एक प्रोसीजर है। जैसे अगर किसी ने चेंज करना है, तो आपने बताना है कि मैं ये पर्सन हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉर्म है, उसके ऊपर मैं अपना नाम लिखूंगी, एम्प्लॉय कोड लिखूंगी और मैं कहूंगी मैं इस रिक्वायरमेंट में ये चेंज करना चाहती हूँ। आपने वो फिल करके फॉर्म वो सबमिट करवाना है। तो आपका एक चेंज का प्रोसीजर होगा। और फिर उस चेंज को आगे इनिशिएट हो गया, आगे कैसे जाएगा, एनालिसिस चेंज का होगा। चेंज का एनालिसिस, इम्पैक्ट एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा कि चेंज की वजह से किन किन रिक्वायरमेंट्स में चेंज आ रहा है, और उन चेंज को की वजह से कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है, टाइम में कितना चेंज हो रहा है, क्या ये चेंज को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। और कुछ स्टैंडर्ड्स आप फॉलो कर रहे होंगे, जैसे फॉर्म्स को फिल करने के लिए, ये बहुत सारी चीजें जो होंगी वो चेंज मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। अब इन चीज़ों को मैनेज करना चेंज मैनेजमेंट कहलाता है कि आपका कोई भी चेंज आएगा, तो आपने चेंज को कैसे एंटरटेन करना है, कैसे आपने फॉर्म वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रोसीजर है कि चेंज अगर किसी ने रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट देनी है, तो चेंज रिक्वेस्ट के लिए कौन-सा फॉर्म यूज़ होगा, यूटिलाइज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप नहीं हो रहा, तो आप स्टैंडर्डाइज़ करने के लिए एक फॉर्म यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और उसके बाद उसका इम्पैक्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, ये सारी चीजें चेंज मैनेजमेंट में हैंडल की जाती है। देख लेते हैं चेंज मैनेजमेंट पॉलिसीज में अगर द चेंज रिक्वेस्ट प्रोसेस एंड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रोसेस ईच चेंज रिक्वेस्ट। चेंज रिक्वेस्ट प्रोसेस, अब चेंज मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या है पॉलिसीज में? चेंज रिक्वेस्ट प्रोसेस, अब चेंज की अगर रिक्वेस्ट करनी है, एक एसआरएस बन गई थी, वैलिडेट भी हो गई थी, साइन भी हो गए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया प्रोजेक्ट का कि ये, अब उसके बाद अगर चेंज आया है, तो वो चेंज रिक्वेस्ट का कोई प्रोसेस होगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो कर रही है, ये तो नहीं है वो अब कोई चेंज आया है और चेंज आते हुए एक बंदा फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी कोई पर्सन डेवलप कर रहा था, तो उस रिक्वायरमेंट में चेंज था, आपने वो चुपके से जाके उसको जाके बोल दिया कि ये वाली चीज ना चेंज कर देना। अब उस चेंज की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया है कि इस तरह से चीजें हैंडल होती हैं जिसकी वजह से बहुत से ड्रॉबैक्स आ सकते हैं। तो आपने प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है चेंज रिक्वेस्ट के लिए।
एक जैसे मैंने आपसे कहा, एक फॉर्म है वो यूटिलाइज हो रहा है, वो आपका प्रोसेस है और आप उस फॉर्म के थ्रू चेंज को इनिशिएट करते हो। उसके बाद द प्रोसेस यूज टू एनालाइज द इम्पैक्ट एंड कॉस्ट ऑफ द चेंज एंड द एसोसिएटेड ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद जब चेंज का रिक्वेस्ट का फॉर्म था वो आ गया आपके पास, उसके बाद आपने उस चेंज को एनालाइज भी करना है, एनालाइज करना है, उसका इम्पैक्ट देना है, कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा, और ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन के मतलब एक चेंज R1 में चेंज आया है तो R1 जो है वो R3 और R7 पे डिपेंडेंट है, और R7 आगे जो है R4 और R11 पे डिपेंडेंट है। तो आपने ये देखना है कि ये चेंज प्रोपेगेट कैसे हो रहा है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। आपने चेंज की प्रोपेगेशन देखनी है कि ये कैसे आगे से इंसर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इम्पैक्ट एनालिसिस किया, और इम्पैक्ट एनालिसिस करके ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन भी उसकी देखी कि इसकी वजह से R1 की वजह से R7 में, R11 में, R4 में चेंज आ रहा है, ये ट्रेस कर रहे हैं हम। और जैसे एक तो ये ट्रेसेबिलिटी की रिक्वायरमेंट किन किन में चेंज आ रहा है, फिर एक ट्रेसेबिलिटी होती है कि आपकी रिक्वायरमेंट की वजह से डिजाइन डॉक्यूमेंट में कहाँ चेंज आ रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट की वजह से इम्प्लीमेंटेशन कोड में कहाँ चेंज हो रहा है, और आपकी रिक्वायरमेंट की चेंज की वजह से टेस्ट केसेस में क्या चेंज हो रहा है। तो आप इन सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सारी जो वर्क प्रोडक्ट्स होती हैं, इनके अंदर भी चेंज को देखते हो, ट्रेस करते हो कि इस चेंज की वजह से क्या-क्या होगा। फिर आप उसके रिलेटेड कॉस्ट फाइंड करते हो कि क्या कितनी कॉस्ट लगेगी हमें इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। द मेंबरशिप ऑफ द बॉडी व्हिच फॉर्मली कंसीडर चेंज रिक्वेस्ट। अच्छा, ये चेंज कंट्रोल बोर्ड के नाम से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टर्म्स यूज की जा सकती हैं। वैसे एक जनरल सा नाम होता है चेंज कंट्रोल बोर्ड। एक बोर्ड होगा जैसे हमने अपने डिपार्टमेंट के अंदर 4 लोग देखे, हमने 4 लोगों की एक टीम बना दी, A B C D, 4 लोगों की टीम है। ये हम कहते हैं कि ये 4 लोग जो हैं, ये चेंज कंट्रोल बोर्ड है। CCB, चेंज कंट्रोल बोर्ड वर्ड यूज होता है। CCB चेंज कंट्रोल बोर्ड जो है, वो कोई भी रिक्वेस्ट जो आएगी वो चेंज कंट्रोल बोर्ड को जाएगी। अब चेंज कंट्रोल बोर्ड उसका एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करने के बाद वो फाइंड आउट करेगा कि इसकी वजह से कॉस्ट कितना चेंज आएगा कॉस्ट में, और इम्पैक्ट एनालिसिस करने के बाद या तो वो चेंज को एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे ये मेंबरशिप ऑफ द बॉडी व्हिच फॉर्मली कंसीडर चेंज रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि वो मेंबर्स जो कि चेंज कंट्रोल बोर्ड जो कि चेंज को सारा कंसीडर कर रहे होते हैं। द सॉफ्टवेयर सपोर्ट इफ एनी फॉर द चेंज कंट्रोल प्रोसेस। आप चेंज कंट्रोल के लिए कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट यूज कर रहे हो, जैसे जो भी काम मैनुअली हो रहा है आप उसे डेफिनेटली हेल्प करने के लिए कोई टूल यूज करते हो कि उससे उसके बेटर परफॉर्म वो कर सके, ऑटोमेट किया जा सके। तो आपको अगर कोई टूल यूज कर रहे हो तो वो भी इसका पार्ट होंगे। चेंज मैनेजमेंट क्या चीज है? आपके जो चेंज की रिक्वेस्ट आती है उसमें सारा प्रोसेस आपने क्या होना है, कैसे करना होता है। अब उसके अंदर क्या क्या आता है, एक तो चेंज रिक्वेस्ट करने का प्रोसेस, चेंज की रिक्वेस्ट कैसे करनी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज करनी है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, जो कि एक्सप्लिसिट वे में बताया हुआ हो। अगर क्लाइंट ने कोई चेंज करना है तो वो उसी प्रोसेस के थ्रू उस चेंज को इनिशिएट करेगा। फॉर एग्जांपल एक फॉर्म है तो आपने वो फॉर्म फिल करके अपने साइन करके वो सबमिट करवाना है उस फील्ड में। दूसरा, जब आपके पास वो फॉर्म आता है तो चेंज कंट्रोल बोर्ड होता है जो कि उस चेंज का को एनालाइज करता है, उसका इम्पैक्ट एनालिसिस करता है, देखता है कि उसके अगेंस्ट कितना कास्ट में फर्क आएगा, और देन उसको ट्रेस करता है कि अगर R1 कुछ चेंज हो रहा है तो ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन देखता है कि R1 के चेंज की वजह से R7, R4, R11 चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से और डॉक्यूमेंट डिजाइन डॉक्यूमेंट में कितना चेंज हो रहा है, कोडिंग मॉड्यूल्स में कितना चेंज हो रहा है, और उनका इम्पैक्ट देख के फाइंड आउट करता है क्या ये चेंज एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये वाला प्रोसेस भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सप्लिसिट वे में होना चाहिए। अगर आप एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हो। देन यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है चेंज कंट्रोल बोर्ड कि आपकी जो ऑर्गेनाइज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर 4 लोगों को वो कर देते हैं कि ये 4 लोग जो हैं ये चेंज कंट्रोल बोर्ड
है, ये 4 लोग अगर किसी भी टाइप का कोई चेंज आता है तो वो उनके थ्रू एंटरटेन होगा। इनके थ्रू उस चेंज को देखा जाएगा, इम्पैक्ट एनालिसिस करेगा, या ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे या रिजेक्ट कर लेंगे, जो इनका डिसीजन होगा, तो वो चेंज कंट्रोल बोर्ड उसको हैंडल कर रहा होता है। और हमेशा जितने भी प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, यहाँ पे हर के साथ, हर प्रोसेस के साथ एसोसिएट है कि आप अगर मैनुअल हो रहे हैं तो आप उसमें कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे डेटाबेस के थ्रू कर सकते हैं। चेंज कंट्रोल बोर्ड अगर हम है तो उसमें ट्रेसेबिलिटी के लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज करे जा सकते हैं, टूल्स यूज किए जा सकते हैं जो दिखा दें कि जैसे R1 में चेंज आया है तो उसकी वजह से किन किन जगहों पे ये चेंज प्रोपेगेट करेगा। ये चीजें थी। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? सबसे पहले क्या आता है, सम रिक्वायरमेंट्स प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड। This could come from an analysis of the requirement, new customer needs or operational। अच्छा, सबसे पहले एक प्रॉब्लम आती है, चेंज रिक्वेस्ट आती है। पहले भी हमने पढ़ा है कि इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल क्या, कि आपकी टीम की तरफ से, और एक्सटर्नल के कस्टमर की तरफ से भी हो सकती है। अगर आपकी टीम की तरफ से फॉर एग्जांपल एम्बिग्यूटी की वजह से, एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट थी, कंप्लीट नहीं थी, कंट्राडिक्शन थी, कन्फ्लिक्ट था, वो उन सब रीजन की वजह से कस्टमर जो था पहले उसे पता नहीं था, जब आपने बनाना शुरू किया, आपने उसे कुछ डिप्लॉय किया, उसके बाद उससे अंदाजा हुआ कि अच्छा ये चीज उससे चाहिए थी, तो वो उसने बाद में चेंज कर दिया, तो ये चेंज भी हो सकता है। आप प्रॉब्लम आ गई, आइडेंटिफाई हो गई, उसके बाद प्रपोज चेंजेस आर एनालाइज। This checks how many requirements and if necessary system components are affected by the change and roughly how much it would cost in both time and money to make the change। सेकंड पॉइंट क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाइड हुई आपकी प्रॉब्लम जिस भी रीजन से हुई, जहां से भी आई प्रॉब्लम, उसके बाद उसे एनालाइज करना। ये जो मेनली काम होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा रिसर्च इस फील्ड में हो रही होती है चेंज को एनालाइज करने में। चेंज अगर आया है, जिस रीजन से आया है, चेंज का सोर्स क्या है। इसमें ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब आपने रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना होता है चेंज को, तो वो उसमें चेंज का सोर्स कौन था, रीजन किससे आया, सोर्स कौन था, और उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट कितना होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आपने यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट एक चीज है कि हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स आर अफेक्टेड बाय द चेंज। अब मैंने एक चेंज कस्टमर की तरफ से आया, R1 में चेंज आया है, आप उसके बाद देखेंगे ये चेंज प्रोपेगेट कहाँ कहाँ होगा। R1 जो थी वो डिपेंडेंट थी R4 पे और R7 पे, और R4 नेक्स्ट डिपेंडेंट थी R11 पे। अब अगर R1 के अंदर चेंज आया है तो इसकी वजह से और किन किन जगहों पे चेंज ये प्रोपेगेट करेगा, और उसकी वजह से आपका रफली आप एस्टिमेट करते हो कि कास्ट और टाइम के अंदर कितना चेंज आएगा। चेंज मैनेजमेंट में मेनली हमारा ये फोकस होता है। द चेंज इज इम्प्लीमेंटेड इज सेट। फिर आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया, इस बेस पे आप जब कैलकुलेशन करते हो तो आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट बोथ कर सकते हो। अगर आपने चेंज मैनेजमेंट एक्सेप्ट, आपकी चेंज कंट्रोल बोर्ड ने अगर चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके बाद आप चेंज को इम्प्लीमेंट कर लेते हो, वो सारा प्रोसेस। स्टेजेस देख लेते हैं चेंज मैनेजमेंट की। सबसे पहले इस डायग्राम में देखें, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई, उसके बाद प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने में, जैसे एनालिसिस के अंदर क्या क्या होगा, जो मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट्स कौन सी रिक्वायरमेंट किन दूसरी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंडेंट है, और इस रिक्वायरमेंट में जो चेंज आया है अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये चेंज कहाँ कहाँ प्रोपेगेट होगा। एक तो रिक्वायरमेंट के अंदर आप देखें कि प्रोपेगेशन ट्रेसेबिलिटी करेंगे कैसे प्रोपेगेट होगा, और उसके अलावा एक चेंज के आने से, रिक्वायरमेंट में चेंज होने से डिजाइन डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ चेंज होगा, यूज केस डायग्राम चेंज होगी, आपकी डाटा फ्लो डायग्राम चेंज होगी, क्लास डायग्राम चेंज होगी, आर्किटेक्चर चेंज होगा, कहाँ कहाँ चेंज आएगा, और कोडिंग मॉड्यूल कौन से चेंज होंगे, टेस्ट केस कौन से चेंज होंगे। तो थ्रू आउट आप सारा एनालाइज करते हो कि क्या क्या चेंज आएगी। उसके बाद चेंज एनालिसिस एंड कॉस्टिंग। अब इन चेंजेस की वजह से आपकी कॉस्टिंग, बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कॉस्ट मनी, आपकी जो कितना इफेक्ट होगा, आपकी कॉस्ट कितनी इंक्रीज होगी और टाइम कितना इंक्रीज होगा, आप इस पे इफेक्ट देखते हो। और उसके बाद अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो आप उसे इम्प्लीमेंट कर देते हो, और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को रिवाइज कर देते हो। अब इसमें एक ये प्रोसेस था चेंज एनालाइज और कास्टिंग का। हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। जब आपके पास यहाँ पे देखें चेंज रिक्वेस्ट आई है, चेंज रिक्वेस्ट आई,
उसकी वैलिडिटी को देखा गया। जैसे मैंने आपसे पहले कहा है कि एक चेंज का फॉर्म यूटिलाइज़ किया जा सकता है। आपने एक फॉर्म बनाया हुआ है कि जब भी किसी ने चेंज को देना है, वो करना है, चेंज ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चेंज की रिक्वेस्ट करनी है, तो वो ये फॉर्म फिल करके देगा। फॉर्म के अंदर आपने 4-5 फील्ड्स बनाए हुए हैं। वो सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है, जैसे गूगल फॉर्म के फॉर्म में भी हो सकता है, और आपका हार्ड कॉपी में भी हो सकता है। वो फॉर्म फिल करके आपने देना है। अब चेंज रिक्वेस्ट आ गई, उसके बाद उसकी वैलिडिटी देखी जाती है कि चेंज वैलिड है या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ से ही हो सकता है कि कुछ आप इनवैलिड है, कुछ फॉर्म में कुछ फील्ड्स वो फिल नहीं कर सके, तो आप उसे इनवैलिड को रिजेक्ट कर दिया, आपने इसी स्टेज पे कुछ चेंजेस को रिजेक्ट कर दिया गया। अगर एक वो वैलिड रिक्वेस्ट है, तो फिर आप फाइंड आउट करते हो, फाइंड डायरेक्टली अफेक्टेड रिक्वायरमेंट्स। डायरेक्टली अफेक्टेड का क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा है, R1 है, R1 के अंदर चेंज आया है, तो अ, न, अ, कैसे है, एक कस्टमर एक रिक्वायरमेंट लेके आया है चेंज के लिए। अब उसमें चेंज करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट इफेक्ट हो रही हैं, जैसे R1 है, R7 है, और R5 थी। ये उससे डायरेक्टली अफेक्ट हो रही हैं, जो चेंज रिक्वेस्ट आई है उस चेंज की वजह से ये इफेक्ट हो रही हैं। उम, अब उस चेंज की वजह से ये डायरेक्टली उससे इफेक्ट हो रही हैं, हमने वो रिक्वायरमेंट्स की एक लिस्ट बना ली। अब यहाँ पे वो सारी चेंज की वजह से जो इफेक्ट हो रही थी रिक्वायरमेंट की, वो लिस्ट प्रोड्यूस हुई इस प्रोसेस से। फिर आपने फाइंड डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। अब इन दोनों में क्या फर्क है? पहले आपने डायरेक्टली अफेक्टेड रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट की हैं, फिर डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स। डिपेंडेंट क्या है? अब जैसे यहाँ पे डायरेक्टली अफेक्टेड जब रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट हुई, तो रिक्वायरमेंट की एक लिस्ट प्रोड्यूस हुई, उस लिस्ट के अंदर मैंने बना लिया, अ जैसे एक लिस्ट बनाई है, और एक लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, R5, R1 और R7 मैंने लिख दिया। अब फिर फाइंड करना है डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। इस ट्री में देखें, जब ये जो लिस्ट बनी है R5, R7 और R1 की, अब ये भी नेक्स्ट कुछ और रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंडेंट होंगी। कुछ और रिक्वायरमेंट्स में इनमें चेंजेस की वजह से अफेक्ट हो रहा होगा। तो आप जैसे ट्री जाता है ना डाउन, के इसके हमने देखा R5 की वजह से तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। जो R7 थी ना, उसकी वजह से R11 और 13 जो है वो चेंज आ रहा है उसमें। तो हमने वो डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट में कौन-सी आई? R11 और R13 यहाँ डिपेंडेंट में आ गई। तो ये हमारी जो लिस्ट थी उसमें ये भी ऐड हो गई। फिर रिक्वायरमेंट चेंज लिस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो गई, और प्रपोज्ड रिक्वायरमेंट चेंजेस, ये कस्टमर की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन थी वो आई कि कस्टमर ने जो चेंज की है, और आपने कहा कि इस चेंज की वजह से ये सारी रिक्वायरमेंट की जो लिस्ट है ये चेंज होगी, आपने प्रपोज कर दिया रिक्वायरमेंट के चेंजेस को। वो रिजेक्ट भी हो सकती हैं, और वो चेंजेस आगे आप अगर कुछ, या हो सकता है उसमें से कुछ को रिजेक्ट कर दिया गया, और आपने रिक्वायरमेंट को चेंजेस को अगर आगे प्रोसीड किया है, तो उसका एक्सेस किया जाता है कि इस इन सारी चेंजेस की वजह से कितनी कास्ट में चेंज आएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। कॉस्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड की जाती है और एक्सेस किया जाता है कॉस्ट की। लास्ट में हम एक लेक्चर करेंगे जिसके अंदर कॉस्ट को रफली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पे कुछ एक दो मॉडल देख लेंगे कि कॉस्ट को, कि अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो रफली कैसे एस्टिमेट किया जाता है। उसकी बेस पे आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, एक्सेप्ट भी कर सकते हो चेंजेस को। और ये चेंज एनालिसिस का प्रोसेस हमने कास्टिंग का डिटेल में पढ़ लिया। क्या दोबारा से ओवरव्यू देख लेते हैं। चेंज रिक्वेस्ट आई, आपने एक प्रॉपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्म रखा हुआ था, मैनुअल भी हो सकता है और ऑटोमेटेड भी हो सकता है। आपने उस रिक्वेस्ट को देखा वो वैलिड है या इनवैलिड है, अगर इनवैलिड है तो रिजेक्ट हो गई, वैलिड है तो आपने फाइंड आउट किया कि उस चेंज रिक्वेस्ट से कितनी रिक्वायरमेंट अफेक्ट हो रही हैं, आपने उनकी लिस्ट बना ली। फिर आपने देखा कि इस लिस्ट में जो रिक्वायरमेंट है वो किन दूसरी रिक्वायरमेंट, कौन सी दूसरी रिक्वायरमेंट इन पे डिपेंडेंट है। तो अगर इनमें चेंज होगा तो डेफिनेटली जो इन पे डिपेंडेंट है उनमें भी चेंज प्रोपेगेट होगा, तो आपने वो कंप्लीट लिस्ट
लिस्ट बना ली, फिर आपने ये सेंड कर दी नेक्स्ट प्रोसेस को। अब कस्टमर की रिक्वेस्ट और ये प्रपोज्ड रिक्वायरमेंट में चेंजेस की कस्टमर की इस रिक्वेस्ट की वजह से इन रिक्वायरमेंट की लिस्ट में चेंज आएगा, नेक्स्ट सेंड किया जाता है, तो वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी हो सकती है, एक्सेप्ट भी हो सकती है। अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको उसके अगेंस्ट कास्ट एनालिसिस करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है कि इनको एक्सेप्ट चेंज को एक्सेप्ट करने से कितना टाइम और कितनी बजट में इंक्रीमेंट होगा, और उसके बेस पे आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ये यही जो डायग्राम थी उसको टेक्सचुअल फॉर्म में लिखा हुआ है, हर प्रोसेस को बताया हुआ है। प्रीवियस जो डायग्राम थी, द चेंज रिक्वेस्ट इज चेक फॉर वैलिडिटी। वैलिडिटी के लिए सबसे पहले चेक की जाती है कस्टमर कैन मिसअंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट एंड सजेस्ट अननेसेसरी चेंज। हो सकता है कि उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर दिया, वैसे ही उन्होंने अननेसेसरी चेंज कर दिया, तो आप इधर से सिंपली स्टार्ट में जब रिक्वेस्ट आती है तो आप कहते हो रिक्वेस्ट वैलिड नहीं है, तो रिजेक्ट कर देते हो। द रिक्वायरमेंट विच आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द चेंज आर डिस्कवर्ड। जैसे मैंने बताया कि R1 R7 और R5 जो चेंज की रिक्वेस्ट आई उससे डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है। देन ट्रेसेबिलिटी इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड टू फाइंड डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट अफेक्टेड बाय। ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बार बार आपको बात की, हम ट्रेसेबिलिटी टेबल मेंटेन करते हैं जिसमें हम लिखते हैं एक तो रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी की, एक रिक्वायरमेंट किन दूसरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है, और एक रिक्वायरमेंट टू डिजाइन चेंज ट्रेसेबिलिटी, रिक्वायरमेंट टू कोड ट्रेसेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट टू टेस्ट केस ट्रेसेबिलिटी। ये सारे टेबल्स आप मेंटेन करते हो। अब यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन जब आपने मेंटेन किया होगा तो आपको इजीली आराम से मिल जाएगा कि ये रिक्वायरमेंट जो है, इन ये चेंज रिक्वेस्ट जो है, इसकी वजह से ये रिक्वायरमेंट्स अफेक्ट हो रही हैं, और इन रिक्वायरमेंट ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं, ट्रेसेबिलिटी टेबल से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिन जो इन रिक्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है, तो चेंज इनमें भी प्रोपेगेट होगा। फिर एक्चुअल चेंजेस व्हिच मस्ट बी मेड टू द रिक्वायरमेंट्स आर प्रपोज। फिर आपने क्लाइंट ने तो वैसे सिंपल सा एक सिनेरियो बता दिया, एक्चुअल फिर देखा प्रपोज किया जाता है कि इन लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट में इनमें इस तरह का चेंज होगा, वो आपने राइट डाउन करके आगे फॉरवर्ड कर दिया। देन एनालाइज किया जाता है कि इसके अगेंस्ट कितनी कास्ट में चेंज होगा, वो एस्टिमेट किया जाता है, निगोशिएशन की जाती है कस्टमर के साथ, एक्सेप्ट, और उसके बाद अगर इनवैलिड है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, और अगर वैलिड है तो वो एक्सेप्ट किया जाता है, और कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस की जाती हैं इफ द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंट। अगर चेंज रिक्वेस्ट रिजेक्ट की जाती है, change request rejection क्या है? If the change request is invalid, this normally arises if the customer has misunderstood something about the requirement and proposed a change which is not necessary. यहाँ पे स्लाइड पे आपको क्या नजर आएगा? चेंज क्लाइंट ने किया है और आपने उसको रिजेक्ट करना है, तो रिजेक्ट करने की क्या-क्या रीज़न हो सकती हैं? हो सकता है कि वो ऑलरेडी रिक्वायरमेंट है थी, हमारी एसआरएस के अंदर एग्ज़िस्ट करती थी, क्लाइंट को समझ नहीं आई, उसने मिसअंडरस्टूड कर लिया, मिसअंडरस्टैंड किया, और उसके बाद उसने उसे दोबारा से अननेसेसरीली दोबारा से प्रपोज़ कर लिया चेंज को, तो ये आपने एंटरटेन नहीं करनी। इफ द चेंज रिक्वेस्ट रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस व्हिच आर अनएक्सेप्टेबल टू द यूज़र। अब अगर यूजर ने एक चेंज किया है, और चेंज का जब हमने डिपेंड डायरेक्टली अफेक्टेड रिक्वायरमेंट फाइंड आउट की, और फिर डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट फाइंड आउट की, और फिर हमने कहा कि इन चेंज की वजह से ये रिक्वायरमेंट चेंज करनी पड़ेगी, जब हमने ये फाइंड आउट किया तो हो सकता है कि उस जगह पे कस्टमर कहे नहीं नहीं, मैंने ये चेंज करना चाहता, मैंने दूसरी जो चेंजेस इसकी वजह से हो रही हैं वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, चलो मैं इस चेंज को नहीं करता, तो आप उस केस पे भी चेंज रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई। उसके बाद इफ द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस टू हाई और टेक्स टू लॉन्ग, या जब आपने इम्पैक्ट एनालिसिस फाइंड आउट कॉस्ट और टाइम का एनालिसिस किया, तो या तो वो टाइम इतना ज्यादा ले रही है और कॉस्ट इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, वो भी क्लाइंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, या आपके सेंस में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपने वो ये 3 रीजन की वजह से रिजेक्शन हो सकती है चेंज की रिक्वेस्ट की। Change की processing, proposed changes are usually recorded on a change request form. मैंने पहले भी आपको बताया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज को इनिशिएट करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। हो सकता है कि वो किसी हार्ड फॉर्म के अंदर कोई फॉर्म हो, या कोई भी फॉर्म, जैसे आपका ने यहाँ पे लीव अप्लाई करनी है,
तो वो एक फॉर्म अवेलेबल होगा। कोई भी रिक्वेस्ट फॉर्म्स, अब आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, कोर्स रजिस्टर, तो वो एक फॉर्म अवेलेबल होता है। इसी तरह अगर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करनी है चेंज की एसआरएस के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो उसके लिए एक फॉर्म अवेलेबल होगा, प्रॉपर प्रोसीजर अवेलेबल होता है, उस प्रोसीजर के थ्रू किया जाता है। देन पास टू ऑल पीपल इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ चेंज। अब ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज हो सकती है, यहाँ पे सीसीबी जो मैंने वर्ड यूज किया, चेंज कंट्रोल बोर्ड होता है जो कि इसको एनालाइज करता है वो फॉर्म जो आपके पास रिक्वेस्ट आई है चेंज की। चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म में इंक्लूड क्या क्या हो सकता है उसके अंदर, फील्ड टू डॉक्यूमेंट द चेंज एनालिसिस, डाटा फील्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील्ड, स्टेटस फील्ड, कमेंट्स फील्ड। अच्छा, ये चेंज फॉर्म आप अपनी मर्जी से, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए एक स्टैंडर्ड, एक अपना टेम्पलेट बना सकती है। उस फॉर्म के अंदर क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप चेंज किसने किया है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। उसकी वजह से अगर चेंज किस पर्सन से आया है, कहाँ से आया है, इनिशिएट आपके पास सोर्स होना चाहिए ट्रेसेबिलिटी करने के लिए। और कमेंट आप कहाँ चेंज उसका स्टेटस किया है, अभी जो है डेवलपमेंट के अंदर उसका स्टेटस क्या है। टूल सपोर्ट डिफरेंट, इस सारे प्रोसेस को जो हमने चेंज का प्रोसेस पढ़ा है, कि जब भी कोई चेंज आएगा, हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के कंप्लीट प्रोसेस को पढ़ लिया, लेकिन हमारा एक इम्पोर्टेंट चीज थी चेंज। चेंज आता है, लेकिन चेंज को कैसे इंटरटेन करना है ये हमने नहीं पढ़ा था। आज हमने ये देख लिया कि रिक्वायरमेंट के अंदर जब चेंज आता है तो उस चेंज के प्रोसेस को कैसे पूरा कंप्लीट प्रोसेस किया जाता है। अब वो चेंज, उसको टूल सपोर्ट कुछ की जा सकती है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टूल्स यूज किए जा सकते हैं। जैसे आप इवन चेंज की एक्सेप्ट वो करने के लिए, फॉर्म लेने के लिए भी टूल यूज कर सकते हैं। आप ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रेसेबिलिटी टेबल रखने के लिए टूल यूज कर सकते हैं। आप चेंज मैनेजमेंट के लिए कंप्लीट एक यूटिलाइज कर सकते हैं टूल्स, आप अपने खुद से डेवलप कर सकते हैं। ये रिसर्च की जा सकती है इस फील्ड में भी। uh, may be provided through the requirement management tools or through the configuration management tool. Tools facilities may include electronic change request। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब टूल्स जो होंगे उनमें कौन-कौन सी फैसिलिटीज होंगी। इलेक्ट्रॉनिक चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म व्हिच आर फिल्ड बाय द डिफरेंट पार्टिसिपेंट इन द प्रोसेस। जैसे मैंने आपसे कहा कि स्टार्ट में जो फॉर्म आपने चेंज के लिए देना है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दिया जा सकता है। डेटाबेस हो सकती है टूल सपोर्ट में, जो कि टूल आपकी रिक्वायरमेंट को सेव करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। ये इन फॉर्म्स को सेव करने के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है। ए चेंज मॉडल व्हिच मे बी इंस्टेंटिनियस सो दैट द पेपर responsible for the know who is responsible for the next process activity। अच्छा, अगर चेंज मॉडल के आप एक चेंज आया है तो उससे नेक्स्ट किसके पास जाना है, डिजाइन के अंदर चेंज किसके पास जाएगा, कोडिंग मॉड्यूल में किसके पास जाएगा, तो वो एक प्रॉपर मॉडल हो सकता है सेव करने के लिए। इसमें भी टूल सपोर्ट यूज हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फॉर्म्स बिटवीन पीपल विद डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसफर भी किया जा सकता है, उसमें भी टूल की सपोर्ट हो सकती है। इन सम केसेस डायरेक्ट लिंक्स टू द रिक्वायरमेंट डेटाबेस, डेटाबेस बिल्डिंग टूल सपोर्ट इन चीजों में आपको बेनिफिट दे सकती है। अभी हमारा मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। हमने देखा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट में चेंजेस आएंगी, उन चेंजेस को आपने एंटरटेन करना है। और चेंज रिक्वेस्ट कैसे होती है, चेंज एनालाइज कैसे होती है, चेंज को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, और इसमें डिफरेंट तरह की टूल सपोर्ट यूटिलाइज की जा सकती है। अब जो इम्पैक्ट एनालिसिस, हमने एनालिसिस का प्रोसेस को डिटेल में देखा, उसमें कॉस्टिंग होती है। कॉस्टिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक यूज की जा सकती हैं, वो हम नेक्स्ट में देखते हैं।